अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट इक्वेशन डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए हमें पहले एक ऐसा रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा जिसका ऑर्डर सेकंड है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल्स है कि रिएक्टेंट ए रिएक्ट विथ रिएक्टेंट बी गिव्स प्रोडक्ट पी, और दूसरा एग्जाम्पल है ट्वाइस रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल में हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसका ऑर्डर सेकंड है लेकिन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टू है, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं और इसमें एक ही रिएक्टेंट है। सिंस हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन डिराइव करना है जिसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, तो हम कौन सा रिएक्शन कंसिडर करेंगे? ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो हम मान लेते हैं रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी स्मॉल बी है, और अगर रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, प्रोडक्ट अभी बना नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम इज इक्वल टू टी। ठीक, कुछ टाइम बाद टी पे लेट्स एज्यूम कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है? एक्स फॉर्म हुआ है। तो अगर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म हुआ है तो रिएक्टेंट ए और बी क्या होगा? कुछ कम होगा, क्योंकि विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अगर प्रोडक्ट एक्स बना है तो बी कितना कम होगा? बी एक्स कम हो जाएगा, और ए कितना कम होगा? एक्स कम होगा। ठीक है, तो ये टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना रहेगा? ए माइनस एक्स रहेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना रहेगा? बी माइनस एक्स, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है? एक्स है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। रेट किसके बराबर है? रेट बराबर है किसके? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डी टी, विच इज़ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी डिवाइडेड बाय टाइम डी टी, विच इज़ इक्वल टू, अब विथ टाइम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी डिवाइडेड बाय डी टी, which is equal to कि rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the reactant। इस केस में क्या है? A और B, तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। सिंस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो कांस्टेंट को हम क्या क्या डिजिग्नेट करेंगे? K2 से। तो यहाँ पे वेयर K2 क्या बन जाएगा? K2 इज द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए हम इस रेट को किस तरह से और लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू रेट किसके बराबर है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, तो एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? एक्स है, तो हम डी पी अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स है डिवाइडेड बाय डी टी, विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? के टू कंसंट्रेशन ऑफ ए अप कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू टी क्या है? ए माइनस एक्स। तो ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी माइनस एक्स। ठीक, अब हम इन वेरिएबल्स को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। जो एक तरीके के हैं उसको एक साइड में लाएंगे। यहाँ पे x है और यहाँ पे a माइनस एक्स है, b माइनस एक्स, एक्स वाले को एक साइड में लाएंगे तो dx डिवाइडेड बाय अब dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, विच इज़ इक्वल टू K2।
ठीक है, K2 बचा है, और D2 को अगर यहाँ डिवाइड है उस साइड लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन assuming that concentration of A is greater than concentration of B, we have, अगर मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको रिजॉल्व करूँ, तो आंसर जो आता है वो आता है 1/a माइनस बी इंटू 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स आता है। अब इस इक्वेशन को आप याद रखोगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यही जो होगा एक्सप्रेशन जो होगा एक पेज का हो जाएगा। तो 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को अगर आप रिजॉल्व करोगे कि एज्यूम करोगे कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/a माइनस बी इंटू 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स। ठीक, अब इस इक्वेशन को यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को वी कैन इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इक्वेशन 2 का एज फॉलोस। यानी पहले इस रिजल्ट को इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, dx, अब देखो 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/a माइनस बी, ठीक है, इंटू 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे dx से, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू dt। ठीक है, अब देखिए अगर मल्टीप्लाई इसमें 1/a माइनस बी कॉमन है, 1/a माइनस बी आप बाहर रखेंगे, dx के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, dx/b माइनस एक्स माइनस dx/a माइनस एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू K2 इंटू डेल टी। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो 1/a माइनस बी बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx/b माइनस एक्स माइनस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/a माइनस एक्स। इसको आप ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि 1/a माइनस बी इन दोनों से कॉमन निकाला हुआ है, विच इज़ इक्वल टू K2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक है, सिंस 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने क्या रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ln a माइनस एक्स के। ठीक है, log ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन हम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इस माइनस एक्स का इंटरनल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और आगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx/a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -ln a माइनस एक्स के। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dx/b माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -log ऑफ b माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/a माइनस बी इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ dx/b माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, -ln b माइनस एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ का फॉर्मूले का, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx/a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -ln a माइनस एक्स के। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो K2 यहाँ पे क्या बचा, t बचा। अब बोथ साइड्स का हमने इक्वेशन के क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो एक क्या प्लस क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, वेयर I इज़
इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/a-b, ठीक, माइनस ln b माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस ln a माइनस एक्स इक्वल टू k2t प्लस आई। अब देखो हमारे पास और एक फॉर्मूला है लॉगरिथम का, ln a log of a प्लस log of b इज इक्वल टू log of a माइनस log of b इज इक्वल टू log of a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो log of a प्लस है माइनस क्या है log of b। तो इस फॉर्मूला में a किसके बराबर है? a बराबर है a माइनस एक्स के, b किसके बराबर है? b माइनस एक्स के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/a माइनस b, ठीक है, log of a माइनस log of b विच इज इक्वल टू log of a डिवाइडेड बाय b। तो ln b माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k2t प्लस आई। ठीक है, देखिए 1/a माइनस b है, log ऑफ a माइनस एक्स माइनस क्या है log ऑफ b माइनस एक्स, तो log a माइनस log b हो गए विच इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b। ठीक, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे i क्या है? i है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। देखो अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं ज़बाना, अभी ये हमें याद रखना है सोना, क्योंकि नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसमें भी हमें ये सेम चीज़ यूज़ करना है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वी रिकॉल दैट एट, हम क्या रिकॉल करेंगे? हम फिर से कहाँ जाएंगे? इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था और क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी था और प्रोडक्ट 0 था। दैट मीन्स x किसके बराबर था? 0 के बराबर था। तो जब हम इनिशियल कंडीशन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टाइम t इज इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो x भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में क्या करें? पुट करें, तो क्या आ जाएगा? 1/a माइनस b इंटू ln a माइनस एक्स क्या है? 0 डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स क्या है? 0 विच इज इक्वल टू k2t किसके बराबर है? 0 प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा? 1/a माइनस b ln a डिवाइडेड बाई b बचा विच इज इक्वल टू k2 इंटू 0 किसके बराबर हो जाएगा? 0, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या आ गया? आई का वैल्यू आ गया 1/a माइनस b ln a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। अब हम आई का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1/a माइनस b है, ठीक, इंटू ln क्या है? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k2t है, प्लस क्या था? आई था, आई के बदले क्या आ जाएगा? 1/a माइनस b ln a डिवाइडेड बाई b। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगा 1/a माइनस b इंटू ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस 1/a माइनस b ln a डिवाइडेड बाई b। अब इन दोनों इक्वेशन में 1/a माइनस b कॉमन है, तो इस इक्वेशन को मैं इस साइड लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 1/a माइनस b लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स। अब यहाँ प्लस इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/a माइनस b ln a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू k2t। ठीक है, अब मैं k2t को पहले लिखता हूँ। k2t इज इक्वल टू, दोनों में 1/a माइनस b कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? ln a माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स माइनस ln a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, ये फिर से कौन सा हो गया, log ऑफ a माइनस log ऑफ b विच इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाई b हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k2t इज इक्वल टू 1/a माइनस b ln। ठीक है, log ऑफ a माइनस b है तो किसके बराबर है, log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। a किसके बराबर है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, और b किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाई b के। ठीक, तो k2t इज इक्वल टू 1/a माइनस b log ऑफ, अब देखो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, b माइनस एक्स। ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई अगर कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो b ऊपर चला जाएगा, a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k2t इज इक्वल टू 1/a माइनस b ln, क्या बचा, a माइनस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इंटू ए। और अगर मैं t इस साइड लेके जाऊँ, t यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 1/t इंटू a माइनस b log ऑफ a माइनस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स इंटू ए। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K2 का वैल्यू हो जाएगा। फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं, तो रेट कांस्टेंट K2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1/टाइम इंटू क्या, a माइनस बी यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, इंटू लॉग ऑफ तो A माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, K2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें रिएक्टेंट A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, और एक टाइम t पे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पता है, तो हम K2 का वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट इक्वेशन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, थर्ड हो। अभी हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किया, अब हम किसके लिए करेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ऐसा रिएक्शन कंसिडर करना पड़ेगा जिसका ऑर्डर कितना हो, थर्ड हो, 3 हो। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया है 3A गिव्स प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3 होगा, यानी इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड है लेकिन 3 डिफरेंट क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और तीसरा टाइप ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है जहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हो और वो किस में कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट में, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 3 हो। ठीक, यहाँ पे सिलेबस में आपका कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कितने रिएक्टेंट्स ले लें, तो हम वो वाला थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करेंगे जिसमें सिर्फ कितना है, एक ही रिएक्टेंट है, क्योंकि ये सबसे सिंप्लीफाई वर्जन होगा। ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे 3 टाइम्स रिएक्टेंट ए किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। तो 8 टाइम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया था, टाइम 0 अगर रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए हम स्मॉल ए मान लेते हैं, अभी प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो 8 टाइम t, ठीक है, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना बना है, x बना है। तो विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर प्रोडक्ट x बना है तो रिएक्टेंट x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, a माइनस एक्स। ठीक है, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ ए रिएक्शन होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाई dt, लेकिन किस से भी डिवाइड करेंगे हम, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 1/3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P डिवाइडेड बाई dt, विच इज़ इक्वल टू
अब हमें पता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ए रेस टू पावर क्या होता है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 3 है तो रेस टू पावर क्या आ जाएगा 3। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट के। सिंस द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन 3 है तो इसको हम रेट कांस्टेंट को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, K3 से। ठीक है, वेयर K3 क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम t। तो एट टाइम t इज इक्वल टू t, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर है, x। तो डी पी अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, विच इज़ इक्वल टू K3 है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू टी किसके बराबर है, A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स रेस टू पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, एक जैसे वालों को एक साइड लाएंगे, जहाँ x है तो x वालों को एक साइड लाएंगे, तो डी एक्स, तो a माइनस एक्स का क्यूब इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस पार लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a माइनस एक्स रेस टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू K3 डी टी, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी टी। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिएगा, जो स्टूडेंट जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स रेस टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K3 इंटू डेल टी। ठीक है, अब देखिएगा ये, अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रेस टू पावर क्या है 3 है। अब मैं ए माइनस एक्स रेस टू पावर 3 को ऊपर अगर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, अब मैंने ए माइनस नीचे से ऊपर ले गया तो ये +3 के बजाय क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रेस टू पावर क्या है -3, तो पावर में एक हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो -3 + 1 हो गया, और ये जो पूरा पावर है वो किस में आ जाता है, डिवाइड में, तो -3 + 1 हो जाएगा। लेकिन हम इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो a माइनस एक्स का तो ये हो गया, लेकिन इस माइनस एक्स का भी इंटरनल क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो माइनस मैंने कॉमन निकाला, dx अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जिस तरह से पहले हो रहा था। a माइनस एक्स में से माइनस एक्स का इंटरनल डिफ्रेंसिएशन होके क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन। तो ये किसके बराबर हो गया, a माइनस एक्स रेस टू पावर -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाई -2 इंटू क्या आ जाएगा, -1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस एक्स रेस टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं a माइनस एक्स को अगर नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 a माइनस एक्स रेस टू पावर, अब क्या आ जाएगा +2, ऊपर -2 था, नीचे क्या आ जाएगा +2। तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया, 1/2 a माइनस एक्स रेस टू पावर 2 विच इज इक्वल टू K3 यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू K3 इंटू टी, बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो यहाँ पे i क्या है हमारे पास, i क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इनिशियल जो हमारा क्या है कंडीशन है वो कंसिडर करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या था एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसको इसमें इस इक्वेशन में अगर पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 a माइनस 0 का होल स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू K3 इंटू टी क्या है 0 प्लस आई, तो ये किसके बराबर 1/2 ए का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू K3 इंटू 0 0 किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप क्या करोगे, पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में विच इज़ इक्वल टू K3 इंटू टी प्लस क्या है, प्लस आई है, आई का वैल्यू क्या है 1/2 ए का स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों में ए स्क्वायर है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हम इस एक ही साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है, इस साइड लाएंगे तो माइनस 1/2 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू K3 टी। ठीक है, अब देखो K3 टी इज इक्वल टू, इन दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 मैंने बाहर निकाला, तो बचा क्या 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ठीक है, या K3 इज इक्वल टू 1/2 टी यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, ट्वाइस टी 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का। ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन K3 किसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू टी इंटू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। तो अगर आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 एट टाइम टी और इंटू 1 इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस जो कंसनट्रेशन होगा प्रोडक्ट का किस पे टाइम टी पे उसका होल स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल कंसनट्रेशन का स्क्वायर। तो ये सब अगर वैल्यू आप फार्मूला में पुट करोगे तो आप आसानी से K3 का वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, या जिसे हम हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी हाफ कंप्लीट। ठीक है, यानी हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जिसमें रिएक्शन जो होगा वो आधा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। यानी वो टाइम जिसमें रिएक्शन जो है आधा कंप्लीट हो जाए, या हम ये भी कह सकते हैं वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाए, आधा हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक, तो हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड को हम किस से डिजिग्नेट करते हैं, टी हाफ से। तो पहले हम टी हाफ किसका निकालेंगे, एक एग्जांपल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने रेट इक्वेशन कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन कैलकुलेट करोगे तो K1 यानी रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा 1 टाइम टी एल log ऑफ A माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम टी हाफ निकालने जा रहे हैं या हम हाफ लाइफ टाइम निकालने जा रहे हैं तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम वो टाइम निकालना चाहते हैं जिसमें रिएक्शन क्या हो जाए, आधा कंप्लीट हो जाए, तो टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टी हाफ के, और एक्स जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी जब हाफ रिएक्शन आधा कंप्लीट हो चुका है तो आधा जब कंप्लीट होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, आधा रहेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो चुका है, यानी आधा बचा हुआ है, और आधा जो है किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू टी हाफ किसके बराबर होगा, ए डिवाइडेड बाई 2। अगर इन दोनों का आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करोगे, तो K1 इज इक्वल टू 1 टी के जगह टी हाफ आ जाएगा, log ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
तो K1 इज इक्वल टू क्या बचा, 1/t हाफ लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने दोनों का एलसीएम क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाएगा तो 2 ए माइनस ए, ठीक। तो K1 किसके बराबर बचेगा, K1 1/t हाफ लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 में से ए निकालेंगे तो ए बचा, ए डिवाइडेड बाय 2 बचा, ठीक है। तो K1 इज इक्वल टू 1/t हाफ लॉग ऑफ ए, ठीक है। इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो ये वाला जो होगा ए डिवाइड बाई 2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर ए नीचे, ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। K1 इज इक्वल टू 1/t हाफ, ln क्या बचा, 2 बचा। टी हाफ को मैं ऊपर ले जाता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू के नीचे 1/K1 इंटू ln क्या आ जाएगा, 2। तो लॉग ऑफ 2 किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ 2 बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, ठीक। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर है, 0.693 डिवाइडेड बाई किसके, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी K1 के बराबर है। तो टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई K1। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो इस टी हाफ के एक्सप्रेशन में, यहाँ पे ए कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ए हमारा क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो टी हाफ के एक्सप्रेशन में ए कहीं नहीं है, जिससे हमें ये मालूम चल रहा है कि टी हाफ जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द क्या, ऑफ द रिएक्टेंट। यानी टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना मर्जी लो, टी हाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टी हाफ सेम रहेगा, ठीक है। अब फिर दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, हम निकालने जा रहे हैं टी हाफ फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, टी हाफ निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/t इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ठीक है। देखिए जो हमने रेट कांस्टेंट डिराइव किया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो उस रिएक्शन के लिए था जहाँ पे दो अलग अलग क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है K2 का, ये उस रिएक्शन के लिए जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, यानी 2A किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। जो हमने डिटरमाइन किया था वो किस की रिएक्शन के लिए था, जहाँ A प्लस बी किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। या अब हम क्या कंसिडर करेंगे, एट टाइम किसके बराबर होगा, टी हाफ के, क्योंकि टी हाफ निकालना है। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय a इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू क्या बचा, 1/t हाफ। अब x क्या है, a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट आ गया। अब K2 इज इक्वल टू 1/t हाफ, देखो a डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए a इंटू, फिर से अगर एलसीएम निकालोगे 2 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a यहाँ 1a माइनस a, ठीक है। तो K2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/t हाफ, ठीक है। a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a इंटू a डिवाइडेड बाई 2। अब K2 इज इक्वल टू 1/t हाफ। अब देखो a डिवाइडेड बाई 2 है, a डिवाइडेड बाई 2। अब इस डिवाइड को मैं किस में
कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये उल्टा आ जाएगा, 2 पर नीचे क्या बचेगा, a इंटू ए। देखो 2 और 2 कैंसिल आउट, a और a कैंसिल आउट, तो k2 इज इक्वल टू 1/t½ इंटू यहाँ पे क्या बचा, a बचा। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं t½ इज इक्वल टू 1/k2 इंटू a। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ किसके बराबर हो जाएगा, t½ बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इंटू a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द, किस पे, ऑफ द रिएक्टेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के t½ के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, a आ रहा है। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। या हम ये भी कह सकते हैं t½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। t½ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जो क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर क्या है, ज़्यादा है, तो t½ जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा रिएक्शन आधा कंप्लीट होने के लिए। और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट कम है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम है, तो क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में। ठीक है, तो t½ के डिस्कशन से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि t½ वो टाइम है जिसमें रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाए। और दूसरा ये चीज़ ये है कि t½ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से t½ पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी वो टाइम जिसमें रिएक्शन आधा कंप्लीट हो उस टाइम पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी t½ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और t½ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अगर कम होगा, t½ ज़्यादा होगा, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर ज़्यादा है तो t½ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।